आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। आर्टिकल 32 रेमेडी प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे राइट्स हैं पार्ट थर्ड में गिवन है वो सारे पार्ट थर्ड में जो भी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेकर 35 में हमारे पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट लाए करते हैं। तो वहाँ के जो भी राइट्स है उनके इन्फोर्समेंट के लिए हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है, यानी कि इन केस अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 हमें ये रेमेडी देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं। रिट क्या होता है? तो रिट एक तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स के अगर वॉयलेशन होता है तो आपको आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक रिट के तौर पर एक रिट पिटीशन आप डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अगर आपके वॉयलेशन होता है राइट्स का तो आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कि 5 तरीके की रिट होती है, ये 5 तरीके की रिट है, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम इसी वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो आगे समझने से पहले मैं ये और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 और 226 के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 226 तो अभी हम पता है कि देखो आर्टिकल 32 में सबसे मेन चीज़ ये है कि ये खुद एक तो फंडामेंटल राइट है और यहाँ पर अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो ही आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं। आर्टिकल 226 में भी आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं, बट आप यहाँ पर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट पर ही बात करेगा और आर्टिकल 226 आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो भी आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं 226 के तहत। साथ ही साथ अगर दूसरे मामले, अगर दूसरे केसेस हैं अदर पर्पस के लिए भी आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं 226 के तहत। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस था आर्टिकल 32 और 226 में। तो हे गाइस, दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इसी वीडियो में हम पांचों रिट्स पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, यानी कि इसको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा इस रिट को। एक पर्सन है, उस पर्सन को एक पुलिस ने अरेस्ट करा, अपनी कस्टडी में रखा, उसे डिटेन कर लिया गया। अब हमको ये पता है कि अरेस्ट के 24 घंटे से पहले पहले मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को जिसको अरेस्ट करा है उसको पेश करना ज़रूरी होता है कोर्ट के सामने। तो देखिए क्या हुआ कि अगर 24 घंटे के बाद, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करा और फिर भी 24 घंटे के बाद उस पुलिस ने उस पर्सन को अपनी कस्टडी में रखा तो उसे इल्लीगल डिटेंशन माना जाएगा। तो अब उस पर्सन को क्या रेमेडी मिलेगी यहाँ पर? तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, एक रिट पिटीशन डाल सकता है इस इल्लीगल डिटेंशन के कारण, इस इल्लीगल डिटेंशन पर। अब क्योंकि वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि वो खुद तो अप्रोच कर नहीं सकता क्योंकि वो तो कस्टडी में है, उसे अरेस्ट कर रखा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये भी राइट दिया गया है कि जिस पर्सन जो अगर वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि वो अगर खुद अप्रोच नहीं कर पाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके जो भी क्लोज रिलेशंस हैं, जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और इवन उसके फ्रेंड्स भी जो हैं, वो उस पर्सन के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल सकते हैं। यानी कि वो पर्सन क्योंकि ऐसी सिचुएशन में है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता, तो उसके जो क्लोज रिलेटिव्स है वो उस पर्सन के बिहाफ पर एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं, यानी कि इनको भी पावर दे रखी है रिट पिटीशन डालने की। फिर उसके आगे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हेबियस कॉर्पस के रिट इशू करके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को एक ऑर्डर देगी कि आप उस पर्सन को जिसे आपने डिटेन कर रखा है उसको हमारे सामने पेश करिए, सुप्रीम कोर्ट में के सामने लाओ। और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद एग्जामिन करता है कि क्या उस पर्सन की डिटेंशन जो हुई वो इलीगल थी या लीगल, वो सारी चीज़ें एग्जामिन करता है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करने पर यह अगर पता चलता है कि डिटेंशन लीगल या इलीगल था, या सॉरी मैं कहूँ कि डिटेंशन इल्लीगल था, तो वो जो पर्सन है जिसे डिटेन करा गया इल्लीगल मैनर में, तो उसे वो छोड़ने को आदेश देगी। एक चीज़ और इस रिट में इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो रिट पिटीशन है वो ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी हम डाल सकते हैं, तो ये एप्लीकेबल होती है। एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा कि इन सब चीज़ों में हम हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन नहीं डाल सकते।
अब हम आते हैं दूसरी रीट पर जो होती है मैंडेमस, जिसका मतलब होता है टू कमांड, वी कमांड। देखिए इसका मतलब ये है कि इस रीट के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको एक केस से समझते हैं। केस का नाम है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इस केस में क्या हुआ था कि जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वाले थे उन्होंने लोटस होटल से ये एग्रीमेंट करा कि हम आपको फ़ंड रिलीज़ करेंगे ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर सके होटल के लिए। बाद में ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वाले फ़ंड रिलीज़ करने से मना कर देते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जो लोटस होटल वाले होते हैं वो गुजरात हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि हाई कोर्ट, पहले हमने समझा था ना कि अगर हाई कोर्ट को अप्रोच करने गए कोई तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे, ठीक है। तो लोटस होटल वाले जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट को अप्रोच करा तो किसके अंडर जाएंगे, आर्टिकल 226 में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने फंड रिलीज करने से मना कर दिया, नहीं करा, जिसके बदले जो लोटस होटल वाले हैं वो गुजरात हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो हाई कोर्ट यहाँ पर अगर सारी चीज़ें एग्जामिन करके उसको सारी चीज़ें सही लगती है तो यहाँ पर वो रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है और ये कहता है कि जो भी अथॉरिटी है, जैसे कि वहाँ पर फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन था उस अथॉरिटी ने ये मतलब पब्लिक ड्यूटी को मतलब यानी कि उसने ये वादा करा था, प्रॉमिस करा था, तो वो परफॉर्म उसे करना पड़ेगा। जो उसने वादा करा था फंड रिलीज़ करने का तो वो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक ड्यूटी वहाँ पर होना चाहिए। और मैंने ये कहा था कि रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है हाई कोर्ट। तो मैंडेमस यानी कि मतलब हमने देखा था कि वी कमांड, यानी कि यही तो हुआ कि एक तरीके से हाई कोर्ट यहाँ पर कमांड देता है इन पब्लिक ऑफिशियल्स को उनकी यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो रिट ऑफ मैंडेमस इशू होती है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इस रेट को समझाने के लिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 19 जो कि राइट देता है हमें, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, ये राइट देता है कि हम कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, हम जो चाहे ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, ऑल दो वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और वो इलीगल नहीं होना चाहिए। बाकी इन जनरल हम देखें कि हमारे को आर्टिकल 19 जो है वो ये राइट देता है कि हम जो भी प्रोफेशन चाहे या चूज़ कर सकते हैं, हम जो भी चाहे ट्रेड या बिज़नेस कर सकते हैं। पर आपको पता होगा कि कई सारे ट्रेड या बिज़नेस ऐसे भी हैं जिसमें कि हमें उसको करने के लिए रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है। बट क्या होता है कभी कभी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो हमें किसी अननेसेसरी रीजंस की वजह से वो आपको ऑफिस के चक्कर लगवाती है, आपका काम नहीं करती है या आपसे रिश्वत लेते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है आपका। यानी कि वो जो है इन अ वे वो आपको ये प्रोफेशन या फिर हम कहीं ट्रेड करने या चूज़ करने से आपको रोक लगा रहे हैं, रोक रहे हैं। अब क्योंकि रोक लगा रहे हैं तो आपके तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ। तो इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेमस रिट इशू करके रिक्वायर्ड अथॉरिटी से इंश्योर करेगी कि जो भी ऑफिसर है वो अपना काम करे। यानी कि मैंने कहा था ना वी कमांड, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमांड करी कि रिक्वायर्ड जो अथॉरिटी है वो ये इंश्योर करेगी कि जो भी ऑफिसर है वो अपना काम करे। यानी कि आप किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी निभाने के लिए कह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं वी कमांड, है ना। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कमांड करता है कि रिक्वायर्ड अथॉरिटी आप अपना काम करें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ मैंडेमस। होप आपको मैंडेमस जो रेट है वो समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ ये चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो रेट ऑफ मैंडेमस है इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर सेम पर्पस। साथ ही साथ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि ये रेट प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लगाई जा सकती। फिर आते हैं हम रेट ऑफ प्रोहिबिशन, जो हमारी अगली रेट है। इसका मतलब होता है टू फॉरबिट या हम कहें टू स्टॉप, यानी कि एक सीधी सिंपल भाषा में कहूँ कि किसी को कुछ काम करने से रोकना। देखिए इस रेट में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का काम कर रहा है, तो जो हायर कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, वो ये बोल देगा रेट इशू करके कि आप ये नहीं कर सकते, यानी कि रेट ऑफ प्रोहिबिट कर देगा, रेट ऑफ प्रोहिबिशन लगा देगा। इतनी सी बात है बस, ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन यही कहती है। यानी कि मैं कहूँ जैसे कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को एक रेट इशू कर देगा, तो जो भी प्रोसीडिंग्स उस लोअर कोर्ट में चल रही है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी और मैटर ट्रांसफ़र हो जाएगा सुपीरियर कोर्ट में। बस इतनी सी बात है रेट ऑफ प्रोहिबिशन। और ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन जुडिशल और क्वाजी जुडिशल बॉडी के ही अगेंस्ट पास करी जाती है।
नेक्स्ट रेट है रेट ऑफ सर्चुररी। देखिए प्रोहिबिशन और सर्चुररी दोनों जो रेट है इसमें ये डिफरेंस है कि प्रोहिबिशन में हम ये रेट कब यूज़ कर रहे थे, जब प्रोसीडिंग्स चल रही है केस में, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, तब हम रेट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ करेंगे और वो एक प्रिवेंटिव रेट है। साथ ही साथ अगर मैं रेट ऑफ सर्चुररी की बात करूं तो ये रेट हम तब यूज़ करेंगे जब प्रोसीडिंग्स के बाद जब डिसीजन आ जाता है केस का, और इन केस अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन दिखता है वहाँ पर, तो हम रेट ऑफ सर्चुररी का यूज़ करेंगे कि जो भी लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, डिसीजन के बाद हम रेट ऑफ सर्चुररी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बात। रेट ऑफ प्रोहिबिशन में हम प्रोसीडिंग्स के चलते दौरान हम लगा रहे हैं, यानी कि वो प्रोसीडिंग्स रुक जाती है, फिर अगर सुपीरियर कोर्ट रेट इशू करता है रेट ऑफ प्रोहिबिशन तो वो प्रोसीडिंग वहीं के वहीं रुक जाती है। कब, किस केस में? रेट ऑफ प्रोहिबिशन के केस में। रेट ऑफ सर्चुरी में ये बता रहा हूँ कि डिसीजन आ चुका है उस केस का, और अगर हमें लगता है कि वो डिसीजन को हमें स्क्वैश करना है या उसे ख़त्म करना है, तो इस केस में अगर हमको वहाँ लगता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है यहाँ पर, तो हम कौन सी रेट यूज़ करेंगे? क्योंकि डिसीजन आ चुका है तो हम रेट ऑफ सर्चुररी यूज़ करेंगे। तो सर्चुररी जो रेट है इसका मतलब यही होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि यहाँ पर जो सुपीरियर कोर्ट है वो ये सर्टिफाइड करेगा कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है या गलत। तो ये होती है रेट ऑफ सर्चुररी। इसका फंक्शन है कि ये रेट ऑफ सर्चुररी क्यूरेटिव रेट है और साथ ही साथ प्रिवेंटिव भी। नाउ लास्ट रेट जो है वो है क्यो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। देखिए बेसिकली ये रेट ये पूछना चाह रही है, हम इसलिए यूज़ करेंगे कि मतलब हम ये पूछेंगे कि आखिर किस अथॉरिटी से आपने काम किया। बेसिकली रेट ये पूछना चाह रही है। देखिए इस रेट में आप एक इंसान को रोक सकते हो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठा है, लेकिन वो उस पब्लिक ऑफिस के लिए एंटाइटल्ड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन है, मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, जॉब वैकेंसी निकलती है, और उसमें ये बताया गया है कि रिटायरमेंट की एज हमने रखी है 60 ईयर। लेकिन आप वहाँ ये देखते हैं कि एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करके रखा है जिसकी एज तो 62 ईयर्स है। ठीक है, तो वो पब्लिक ऑफिस वो होल्ड करके बैठा है जिसकी 62 ईयर्स है, और आपने क्या कहा कि जो 60 ईयर्स है उसे हम रिटायर्ड कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर जो पर्सन बैठा है जिसे अपॉइंट करके रखा है वो 62 ईयर्स वाला है। तो ऐसे में आप यहाँ पर रेट ऑफ क्यो वारंटो की रेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप फिर यहाँ पर ये पूछवाएंगे रेट इशू करवा के कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आप आखिर किस अथॉरिटी से यहाँ पर वो जो कोर्ट रहेगा वो ये रेट क्यो वारंटो रेट इशू करके ये पूछेगा कि आखिर आप किस अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखे हो। तो ये होती है रेट ऑफ क्यो वारंटो। आई होप रेट ऑफ क्यो वारंटो भी समझ में आ गई होगी। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको पांचों रेट समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।